Hello students and welcome to our economics class. In today's class we study measurement of national income by the production method. Actually there are three methods for the measurement of national income: production method, income method and expenditure method. आज हम सबसे पहले बात करेंगे production method for the measurement of national income. In production method, first we measure the value of different output of goods and services which we produce in an economy in an accounting year, and on the behalf of it we measure the national income by the production method. जैसे थोड़े नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन कि हम कितनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में. अभी जो प्रोडक्शन मेथड है एक्चुअली इसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड हमारे लिए होता है वैल्यू एडेड मेथड. In final product method, we have to include value of all final goods and services in the measurement of national income. पर जैसा हमें मालूम है हम किसी भी गुड्स को एज ए फाइनल और एज ए इंटरमीडिएट गुड्स हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे को उसका फाइनल कंजम्पशन सोर्स मालूम नहीं हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन. अब एक पेन है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या वो पेन फाइनल गुड्स होगा, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक कि हमारे को उसके फाइनल कंजम्पशन का पता नहीं होगा. तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मेथड उसके अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इट मींस when we include value of a commodity more than once in the measurement of national income, it is a problem of double counting, and to avoid this problem of double counting we will use value added method. फिर एक बार बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन मेथड उसका पहला पार्ट हमारे लिए होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड. बट फाइनल प्रोडक्ट मेथड का क्या प्रॉब्लम आता है कि हम इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, पर कोई भी गुड्स क्या वो फाइनल गुड्स हैं क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम उसको इजीली डिफाइन नहीं कर सकते. तो अगर कोई गुड्स का वैल्यू एक से ज्यादा बार एनआई में इंक्लूड हो जाता है it creates the problem of double counting, and to avoid this problem of double counting we will use value added method. And in the value added method we find value added by the value of output minus intermediate consumption. हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से जो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन करा है डिफरेंट गुड्स का उसको डिडक्ट करके वैल्यू एडेड फाइंड करेंगे और उस वैल्यू एडेड के बिहाफ पर नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं. Now we discuss what are the different steps which we have to follow for the measurement of national income. What are the steps? Our first is classification of production units. कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं हम उसको अलग अलग कैटेगराइज में क्लासिफाइड करते हैं. मेनली तीन कैटेगरीज आपने पढ़ रखा है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. So we divide the different production units into primary sector, secondary sector and tertiary sector. उसके बाद हम बात करते हैं value of output. We have to calculate value of output, and how we can calculate value of output? Very simple, sales plus change in stock. Value of output को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. हमारे सामने प्रॉब्लम आता है कि कुछ क्वेश्चन में हमारे को सेल्स डायरेक्टली गिवन होता है और कुछ में सेल्स गिवन नहीं होता. अगर हमारे को सेल्स गिवन नहीं है तो हम सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस. हमने कितनी गुड सोल्ड करी और उसको हम पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन फाइंड द सेल्स. मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी सेल 1000 पेन्स एंड द प्राइस ऑफ वन पेन इज 10 rupees, so total sale is 10,000 rupees. How we find quantity sold multiply by the per unit price. Second is how we can find the sale domestic sales प्लस एक्सपोर्ट. अब कुछ क्वेश्चन में हमारे लिए क्या होता है एक्सपोर्ट गिवन होता है पर कुछ जगह एड होता है कुछ जगह नहीं होता. तो हमारे को क्लियरली ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर डोमेस्टिक सेल्स हमारे को गिवन है देन वी एड द एक्सपोर्ट बाय व्हिच वी कैन फाइंड द टोटल सेल्स इन द इकोनॉमी. एंड इन द सिमिलर वे change in stock, sometimes it's given and sometimes we have to find the change in stock. How we can find change in stock? Closing stock minus opening stock. So I repeat again, our second step is find the value of output. How we can find the value of output? Sales plus change in stock. If sales is not given, first we have to find the sales. How we can find? Quantity sold multiplied per unit price, or sales equal domestic sales plus export. और अभी change in stock is not given, we have to find change in stock by closing stock minus opening stock. By this way we can find the value of output. The next step is, अब इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं
ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP। अब ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट जब भी हमने देखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फाइंड किया, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हम उसको लेस कर देंगे। अभी जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है कि हम किस चीज को इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने या ना माने। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीन्स, अब लिखा गया उसमें परचेज ऑफ मशीन्स। अब मशीन्स हमारे लिए क्या होता है? ऑलवेज द फाइनल गुड्स एक्सक्लूडिंग वन कंडीशन व्हेन मशीन इज परचेज फॉर द रीसेल पर्पस। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा कि हम किसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने या ना माने, पर जैसे हम न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज आपके लिए क्लियर होता जाएगा। जैसे कि इंपोर्ट से अगर आपको डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो इंपोर्ट आप लेस करेंगे, अगर टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया तो इंपोर्ट आप लेस नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस आती है यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में। देन वी हैव टू फाइंड GDPMP। हाउ वी कैन फाइंड GDPMP? GDPMP इज द सम ऑफ gross value added at market price by different sectors oblique firms in the economy। कि किसी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर जैसे माने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी या डिफरेंट फर्म से, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी या XYZ, तो जितने भी फर्म से या जितने हमारे पास सेक्टर्स हैं उन्होंने जो ग्रोस वैल्यू एडेड करा है एक मार्केट प्राइस पर, अगर हम उसका सम कर देते हैं इट इज द GDPMP। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ग्रोस वैल्यू एडेड आपके लिए GDPMP नहीं होता। GDPMP क्या होगा? सम ऑफ द ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर कुछ नहीं लिखा है, कोई फर्म नहीं है, इन दैट केस ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDPMP। जैसे आपने कह दिया फाइंड ग्रोस वैल्यू एडेड, उसमें फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर सब कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ग्रोस वैल्यू एडेड GDPMP होगा। अगर हमारे को एक से ज्यादा सेक्टर्स दे रखे हैं या एक से ज्यादा फर्म दे रखी है तो उनका जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है मार्केट प्राइस पर, अगर आप उसका सम करेंगे देन इट्स GDPMP। The next step is net value added at market price. Earlier we find gross value added market price. Now we find net value added at market price. As we know that the difference between gross and net is the depreciation. क्या डिफरेंस होता है दोनों का? Depreciation. So net value added at market price equal gross value added at market price minus depreciation. जैसे मैंने आपको मेरी अर्लियर क्लासेस के अंदर भी आपको बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है उसके जो अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं आपको जरूर याद में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार अल्टरनेटिव नेम्स से क्वेश्चन आता है। वो चीज आपको याद होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड NDPMP। जैसे कि इंडिविजुअल फर्म है तो उसके लिए क्या हो गया? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर एक से ज्यादा फर्म है और उनका नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का हम सम करेंगे इट इज द NDPMP। So NDPMP equal sum of net value added at market price by different sectors oblique firms in the economy। कि किसी इकोनॉमी के अंदर एक से अगर ज्यादा सेक्टर्स हैं, एक से ज्यादा फर्म्स हैं, तो उन्होंने जितना नेट वैल्यू एडेड करा आप उसका सम कर दीजिए, इट इज द NDPMP। तो पहले स्टेप में हमने फाइंड किया वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर हमने फाइंड किया ग्रोस वैल्यू एडेड, उसके बाद हमने फाइंड किया नेट वैल्यू एडेड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, पहले आपने क्या निकाला था? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हम क्या निकाल रहे हैं? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, क्या डिफरेंस होगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इक्वल नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करके आपने क्या करा? जो आपका मार्केट प्राइस था आपने उसको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हाउ यू कैन फाइंड सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑब्लिक फर्म्स इन द इकोनॉमी। कि किसी इकोनॉमी में जब एक से ज्यादा सेक्टर जो नेट वैल्यू एडिशन कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पर, आपने उसका सम कर दिया, तो आपके लिए क्या बन गया? वो NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट NNPFC or NI, national income. How you can find the national income? NDPFC plus NFIA, जैसा आपने पहले निकाला NDPFC, अब आप क्या निकाल रहे हैं? NNPFC. As we know that the difference between domestic income and national income is the NFIA. So to find the NNPFC, we have to add NFIA to NDPFC.
By this way we can find the NNPFC. I repeat the steps again. हमने सबसे पहले क्या फाइंड करा? What are the different sector in the economy? Primary, secondary, tertiary और other firms XYZ या ABC जो firms given है. सेकेंड स्टेप के अंदर हमने काउंट किया वैल्यू ऑफ आउटपुट. कैसे फाइंड किया आपने? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अगर सेल्स गिवन नहीं है तो हमने सेल्स देखा कैसे निकलेगा. अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है तो हमने देखा उसको कैसे फाइंड करेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. आपने कैसे फाइंड किया उसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और जो डिफरेंट सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस है आपने उसका सम अप कर दिया. इट इज द जीडीपीएमपी. नेक्स्ट वी सी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. और किसी इकोनॉमी जो डिफरेंट सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, उन्होंने जो अपना नेट वैल्यू एडेड करा आपने उसका सम कर दिया तो एनडीपीएमपी बन गया. फिर आपने देखा उस एनडीपीएमपी को फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे? सो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और वी कैन से दैट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. देन वी फाइंड द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. और किसी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर है उनका जो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट है हमने क्या करा उसके अंदर नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आपने फाइंड करा और उसके अंदर आपने अगर NFI प्लस कर दिया तो लास्ट हमारे को क्या मिल गया? NNPFC और नेशनल इनकम. सो रिपीट अगेन. NNPFC आपने कैसे फाइंड किया? पहले आपने फाइंड किया जीडीपीएमपी सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स माइनस डेप्रिसिएशन जिसमें ग्रॉस को नेट में चेंज करा प्लस NFI डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करा एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करा. सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. नाउ वी सी व्हाट आर द प्रीकॉशन ऑफ दिस वैल्यू एडेड मेथड. जो हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा अभी इसके क्या प्रीकॉशंस है, क्या लिमिटेशंस जो हमारे को ध्यान में रखना होता है. The first is intermediate goods are not to be included in the measurement of national income. नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे हमने शुरू में देखा अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड करते हैं इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी हैव टू यूज वैल्यू एडेड और नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स. सेकेंड इन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. जो हमारे सेकेंड हैंड गुड्स हैं हम उसकी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करते कि जब इनका प्रोडक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम हमने तभी इनको इंक्लूड कर लिया था. अगर बार बार इसको हम रीसेल करते हैं ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है तो बार बार उसका वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी तरह का कोई नया उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड. छोटा सा बेसिक रीजन इसके पीछे इसका मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं होता. उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ. अब जो हाउसवाइफ की सर्विसेज है एक लेडी जो भी वर्क कर रही है अपने घर पर हम उसकी सर्विस का मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं करते इसलिए एनआई में इंक्लूड नहीं होता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड. जितने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन इट विल बी इंक्लूड. रीजन उसका मॉनेटरी मेजरमेंट हो रहा है एंड इट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी. हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक फार्मर है अब उसने 50 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करा 45 क्विंटल उसने मार्केट में ले जाके सेल आउट कर दिया और रिमेनिंग 5 क्विंटल उसने अपने पास रखा फॉर द सेल्फ कंजम्पशन. तो जो एनआई है उसके अंदर 45 प्लस 5 टोटल 50 क्विंटल इंक्लूड होगा. जो 5 क्विंटल उसने अपने पास में रखा वो क्या हो गया? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और उसका मॉनेटरी मेजरमेंट हो रहा है तो उसको एनआई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज Imputed value of owner occupied houses should be included. जो हमारा ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है उसका जो रेंट वगैरह बनता है जो उसका किराया बनता है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसका मॉनेटरी मेजरमेंट कर सकते हैं. अगर हमारा घर अगर हम किसी पर्सन को रेंट पर देते हैं या वैसे मकान हम रेंट पर लेते हैं तो उसका रेंट कैलकुलेट होगा तो उसको भी एनआई में इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड. जैसे हमने शुरू में देखा है अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. जो चेंज इन स्टॉक है वो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है तो इसको भी एनआई में इंक्लूड किया जाता है. एंड द लास्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. जो शेयर्स का वैल्यू है बॉन्ड्स से डिवेंचर से इनका जो वैल्यू है वो एनआई में इंक्लूड नहीं होता बिकॉज इट इज प्योरली मॉनेटरी प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इससे किसी भी तरह की गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. So in today's class we study about what is the value added method, what are their different steps and what are their
precaution. In next classes, we study about the income method and expenditure method. Thank you.